नंबर्स और उसके बाद 1 फरवरी को बजट तक भी आपको लगता है कि जैसे कि नंबर तो आने शुरू हो जाएंगे लेकिन बजट तक भी मार्केट थोड़ा नर्वस रहता है, एक रेंज में रहता है। ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम रैलीज देखते हैं। अगर निवेश करना है तो कैसे अभी हम निवेश करें? साल 1.5 साल वाला आउटलुक पैसा है तो आप शांत रहिए, अभी कुछ मत कीजिए क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। आप मिड जनवरी में एंट्री कर सकते हैं, मगर आपका 3 साल 5 साल ऐसा रुझान है तो मैं कहूंगा कि आप एक मल्टी एसेट कैटेगरी में, मल्टी कैप मल्टी एसेट कैटेगरी में अपना एक एसआईपी के जरिए सिस्टमैटिक खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी करेक्शन आएगा वो आपको फायदेमंद होगा। बिकॉज मीडियम टर्म आउटलुक तो अच्छा ही है, तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट आप करें अगर आपका टाइम फ्रेम 3 साल से ज्यादा हो, और एक उसको सेक्टरली डाइवर्सिफाइड करें, कोई एक या दो सेक्टर के ऊपर बेट ना करे। ઓકે, તો મલ્ટી કેપ સેક્ટર્સમાં ડિવાઈડ કરવાનો રહેશે અને એક સ્ટેગર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનમાં આપણે નજર કરી શકીએ છીએ ને એ રીતને રણનીતિથી આપણે નિવેશ કરી શકીએ છીએ। अगर सेक्टर वाइज देखें तो कहाँ आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज अभी एक अच्छा मोमेंटम है, अच्छा लेवल्स है जहाँ हम एंट्री कर सकते हैं अभी? मुझे अभी भी मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि बैंक इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी देखें तो एक साल में निफ्टी के खिलाफ निफ्टी का करीबन 17%, एक साल का रिटर्न, बैंक इंडेक्स का 14%, यानी 3% कम रिटर्न। मगर अर्निंग्स में देखें तो बैंक्स, कुछ गिने चुने बैंक्स के बहुत अच्छे थे अर्निंग्स, और अभी आरबीआई का सीआरआर कट भी आ गया और अगले साल 1-2 रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में 4% इन्फ्लेशन का अनुमान दिया है। शायद अगर वो सही निकले तो एक रेट कट और 2 रेट कट भी अगले साल हो सकते हैं। तो इस माहौल में सेकंड चीज क्या है कि मैं जो सेक्टर्स एक मीडियम टर्म में जो ग्रो होती है देख रहा हूँ, एक तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड इंफ्रा सेक्टर है, दूसरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माने उसके अंदर ऑटो भी होता है, रियल्टी भी होती है, और अपना जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी होते हैं। तो ये दोनों चीज ना, इसके लिए बैंक लेंडिंग या एनबीएफसी लेंडिंग की जरूरत है। तो मेरे लिए जो लेंडिंग बुक थोड़ी उतनी टाइट नहीं चल रही थी ना, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स ठीक से शुरू नहीं हुआ है अभी भी। अगले साल डेफिनेटली उसकी वापसी हम देख सकते हैं, तो उसके कारण मेरे ख्याल में बैंक्स का लेंडिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा। सेकेंड, आरबीआई पॉलिसी से ही मैं क्लू ले लूंगा कि अब डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दोनों एक तरफ साथ में है 11% के करीब, तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि बैंक के ऊपर निम का प्रेशर उतना नहीं होगा। वो एक तरफ मेरे लिए बैंक, स्पेशली कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले बैंक्स में बहुत पॉजिटिव लग रहा हूँ। एट द सेम टाइम ये बीएफएसआई स्पेस में खाली लेंडिंग साइड का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग साइड का भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके पास एएमसीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं, और प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है कि इंडिया का जो एक थिंग बहुत क्लियर है ना, अगर आप देखें अभी जीडीपी पर कैपिटा हमारा 2800 के करीब आ गया है। कुछ दिन पहले ही वो 200 के 2000 के साथ था, 2250 के लेवल में। तो ये बढ़त हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है ना कि रिच थोड़े और भी रिच हो रहे हैं, और पुअर और मिडिल क्लास वही के वही रहे। तो इसलिए आप के शेप रिकवरी देख रहे हैं ना, कि महंगी चीजें जैसे बड़ी बड़ी घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसयूवीज, ये बिक रही है, मगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में एंट्री लेवल कार या अपनी जो 2 व्हीलर है वो नहीं बिक रहे। तो ये जो चीज है उसमें इसके कारण सेविंग्स भी ज्यादा बढ़ेंगे लोगों की, बिकॉज जब इनकम बढ़ती है रिचर पीपल की, तो एक तरफ वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना, तो सब ये जो इन्वेस्टमेंट साइड की होती है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इनका भी मैं बेनिफिट अगले साल में बहुत अच्छी तरीके से आने का एक उम्मीद रख रहा हूँ। तो इसलिए मेरे लिए बीएफएसआई वैल्यूएशन के तौर पर और ग्रोथ सीन के तौर पर मेरे लिए टॉप पिक होगा विद इन द सेक्टर्स। ओके, तो बीएफएस